हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम लोग देख रहे थे ACF का सिलेबस पूरा कर रहे थे और मैंने जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताया था, जिसको आप कहाँ पर आप देख सकते हैं। वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाके आप हर चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को वहां पर जाके आप हल करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे ब्लॉगिंग पेज का नाम है GKHindy.CG.in। इस ब्लॉगिंग पेज पर आप जब आप विजिट करेंगे तो आपको पूरा वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नोट्स, ये पूरे आपको वहां पर उपलब्ध है। आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं, निःशुल्क यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रमुख चैप्टर है ACF का है ये अम्ल, क्षार एवं पीएच मान, है ना। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और पीएच मान कैसे निकाला जाता है, ये पूरा आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अम्ल, साधारण भाषा में ये कहूं कि अम्ल क्या है तो खट्टा पदार्थ, और क्षार क्या है मतलब खारा, है ना। अम्ल मतलब क्या होता है खट्टा पदार्थ और क्षार मतलब क्या होता है खारा। ये याद रखना है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली। यदि मैं बात करूं तो इसको पूरा याद कर लीजिए आप। अम्ल वही पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हम लोग पढ़े हैं विज्ञान में, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, अनीला, है ना। अ मतलब हो जाएगा अम्ल, नी मतलब कि नीला, और लाल, है ना। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये याद रखना है आपको, परीक्षा में पूरा पूछ सकता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जबकि क्षार, क्षार ठीक इसका उल्टा होता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यदि आप अम्ल का याद रखेंगे तो क्षार अपने आप याद हो जाएगा। तो ये लिटमस पेपर पर था कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। अब इस अम्ल क्षार से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किसको अम्ल कहा जाएगा और किसको क्षार कहा जाएगा, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा या अलग अलग रसायनज्ञों के द्वारा जो है ये परिभाषा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर अम्ल क्षार सिद्धांत समझते हैं। तो मुख्य रूप से तीन लोगों ने अम्ल क्षार सिद्धांत दिया है। एक थे आर्हेनियस, दूसरे थे ब्रोस्टेन-लारी, और तीसरा क्या था, तीसरा कौन थे, लुईस, है ना। ये तीनों ने अम्ल क्षार सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्हेनियस सिद्धांत, है ना। आर्हेनियस ने क्या कहा, आर्हेनियस ने जल के विलयन के आधार पर अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी पदार्थ को जल में घोल दिया जाए और जल में घुलने पर जो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलने पर OH- आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl जब आप जल में घोलते हैं तो H+ और Cl- बनता है। तो ये क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो HCl एक क्या है, अम्ल है। जबकि NaOH का यहाँ पर देख सकते हैं Na++OH- आयन, तो जब इसे जल में घोलते हैं तो OH- आयन दे रहा है, तो वो क्या है, क्षार है। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि जिसे जल में घोलने पर H+ आयन दे वो क्या है, अम्ल है, और जिसको जल में घोलने पर OH- आयन दे वो क्या है, क्षार है। तो ये याद रखिएगा। तो अगला जो सिद्धांत है वो है ब्रोस्टेन-लॉरी सिद्धांत। तो ब्रोस्टेन-लॉरी सिद्धांत में क्या है कि इसने क्या कहा कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं, जबकि क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही होते हैं। मतलब अम्ल H+ त्यागेंगे और जो क्षार होगा वो H+ क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं HCl जो है H+ त्याग रहा है, इसलिए HCl क्या है, एक अम्ल है। जबकि यहाँ पर देखिए NH3 H+ ले रहा है, इसलिए ये क्या है, एक क्षार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रोस्टेन-लॉरी ने क्या कहा था, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। तो ये याद रखना है। तीसरा हम लोग समझते हैं लुईस का सिद्धांत। लुईस ने क्या कहा था, लुईस का सिद्धांत ये कहता है
कि लुईस का जो सिद्धांत है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। तो उसने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं, है ना, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, त्यागते हैं। उदाहरण के तौर पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, इसको आप समझने के लिए मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2-5, है ना, 2-5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब क्या करता है, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है ना। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो एकाकी, इसी को कहते हैं हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागता है, प्रदान करता है, वो क्या होता है, क्षार होता है। इसके उदाहरण को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे क्या करेगा, पूछा जाएगा। जैसे लुईस अम्ल कौन कौन सा है, तो लुईस अम्ल की बात करेंगे तो सब में लगभग प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी में देखिए NH4+, SO3, H+, Br+, NO2+, NO+, AlCl3, FeCl3, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। SO3, Cu2+, जितने भी प्लस वाले होते हैं वो क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। लुईस अम्ल होता है मतलब क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, जो प्लस होगा वही ग्रहण करेगा। अब लुईस क्षार क्या है, जिसमें जितने भी क्षार हैं यहाँ पर देख सकते हैं, OH माइनस वाले ज्यादा हैं, साथ ही साथ HOH, ROH, ROH, R2R, RNH2R, ये क्या है, आपका लुईस क्षार है ना। ज्यादातर प्लस वाले लुईस अम्ल होते हैं और ज्यादातर माइनस वाले क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। और साथ ही साथ ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो आपको याद रखना है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछ सकता है। अगला समझते हैं पीएच मान या पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कुछ नहीं होता। पीएच वैल्यू मुख्य रूप से क्या है कि किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता, है ना, वो कितना अम्ल है कितना क्षार है, इसकी मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक पैमाना होता है पीएच मान, है ना। तो पीएच मान किस तरीके से निकाला गया वो आपको बता देता हूं मैं। वो जल में H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता के आधार पर निकाला गया। जल एक क्या है, उदासीन विलयन है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। आपको याद रखना है, जल में जो H+ और OH- की जो सांद्रता होता है वो होता है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14, है ना। उसमें से H+ का 10⁻⁻7, OH- का 10⁻⁻7, ये याद रखना है। पीएच का जो मान निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, बस इतने ही याद रखो, pH = -log10H+। इसी फॉर्मूले से हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है ना, pH = -log10H+, क्योंकि इस चैप्टर से pH वैल्यू से आंकिक मान भी परीक्षा में पूछेगा, लिखा है सिलेबस में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने pH वैल्यू का एक पैमाना लिया हुआ है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻7 जो है क्या होता है, उदासीन, ना ही अम्ल होता है ना ही क्या होता है, क्षार। जब 10⁻⁻7 यदि किसी का पीएच मान 10⁻⁻7 से कम हो, है ना, 10⁻⁻7 से क्या हो, कम हो, है ना, कम हो मतलब 10�6 1 कम होता है तो वो होता है अम्ल, और 10⁻⁻7 से ज्यादा हो तो वो क्या होता है, क्षार होता है ना। इसमें भी अन्य कैटेगरी में यदि हम बांटें तो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻3 तक उसको कहते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। किसी का पीएच मान जो है 10⁻7 से 10⁻3 तक हो तो वो क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। 10⁻3 से 10�0 तक वो क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है ना। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। 10⁻7 से 10⁻10 तक दुर्बल क्षार होता है, और 10⁻10 से ऊपर क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। सीधे सीधे परीक्षा में आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 है, तो ये अम्ल होगा कि क्षार होगा, है ना। तो यदि पीएच मान 10⁻7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्षार होता है। तो इसलिए समुद्री जल का
समुद्री जल कैसा होगा, क्षार होगा, खारा होगा। टमाटर का जूस जो है इसका पीएच मान 4.0 से 4.44 तक होता है। तो यहाँ पर 10 का घात -7 से पीएच मान क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, एक अम्ल होगा, है ना। तो इस तरीके से आप किसी का यदि पीएच वैल्यू पता है तो आप ये जान सकते हैं कि वो विलयन अम्ल होगा कि क्षार होगा। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पीएच वैल्यू का यदि आप जो है पीएच मान या पीएच निकालना है आपको, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया पीएच बराबर -log10 और यहां पर क्या है H+, यही है ना। मतलब H+ आयन की सांद्रता यदि आपको पता है तो आपको पीएच वैल्यू निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है। H+ आयन की सांद्रता पता होना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो H+ आयन की सांद्रता कैसे निकलेगा वो आपको सोचना है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, देखो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता डायरेक्टली दिया हुआ है। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता 10 का घात -3 ग्राम आयन प्रति लीटर है, तो उसका मान कितना होगा, सीधा सीधा यहाँ पर दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर पीएच लिख दीजिए, है ना, और यहाँ पर क्या कर दीजिए H+ कर दीजिए। तो पीएच बराबर यहाँ पर -log और यहाँ पर H+ बराबर कितना है 10 का घात -3 और पीएच बराबर, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। किस तरीके से, ये घात वाला है तो आपको लघुगणक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं -3 log10, है ना, log10। तो log10 का मान 1 होता है, आपको ये याद रखना है। ऋण ऋण यहाँ पर क्या हो गया, धन, तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया 10। log10 का मान कितना होता है 1 होता है ना। और यहाँ पर मैं बता दूं log m का घात n हो, है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं n log m। तो ये फॉर्मूला का यूज में कहां पर किया, ये यहां पर किया हूं, ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, n/1000 NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर H+ आयन दिया हुआ नहीं है, लेकिन H+ आयन आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन NaOH की सांद्रता यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 का घात -3 दिया हुआ है, मतलब OH- की सांद्रता 10 का घात कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि H+ और OH- इन दोनों की सांद्रता कितना होता है 10 का घात -14, है ना। इसमें से OH- का यहाँ पर दिया हुआ है, OH- का 10 का घात -3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10 का घात -3, यहाँ पर 10 का घात -14 और फिर यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा 10 का घात -14 बटे 10 का घात -3, मतलब यहाँ पर कितना हो गया H+ आयन की सांद्रता 10 का घात -11 और बाकी पहले का प्रोसेस आ गया अब H+। तो यहाँ पर कुल मिला के यदि पहले वाला प्रोसेस मतलब pH बराबर -log10 H+ का आपका मान आ गया -log10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का घात -11। फिर से इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, तो ऋण 11 और यहाँ पर आ जाएगा आपका log10 और pH बराबर इसका आ जाएगा 11, pH वैल्यू इस तरीके से। तो जब भी आप pH वैल्यू निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है ये निकालना पड़ेगा, तब जाके pH वैल्यू जो है आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला चैप्टर का वीडियो में अगले दिन आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हल करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपने ये जो चैप्टर है समझा है या नहीं है। इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, है ना। धन्यवाद।